बात घिसी पिटी है लेकिन मौजू है, इसलिए ज्यों की त्यों कही जाएगी। कभी संसद का ना चलना खबर बनता था, अब संसद का चलना सुर्खियों में आता है। एक दौर था जब सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता पूरे पूरे दिन पूरे सत्र मौजूद रहते थे सदन में, इसलिए भी कि विपक्षियों की लाइन जान सकें, इसलिए भी कि अपने पक्ष के होनहारों को पहचान सकें। ऐसा ही एक नौजवान जो अपने पक्ष का नहीं था, देश के राष्ट्रपति की नज़र में आता है और फिर उसका सियासी मुकद्दर पलट जाता है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप के पॉलिटिकल किस्से हैं। आज किस्सा सुनाएंगे कि कैसे एक नौजवान, एक वकील, राज्यसभा का पहली बार का सांसद बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर भाषण देता है और प्रधानमंत्री उसकी प्रतिभा पर मुग्ध हो जाती है। ये साल था 1969 का। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति अपने चरम पर थी। एक तरफ थे कांग्रेस के ओल्ड गार्ड, इसमें कांग्रेस के उस वक्त के अध्यक्ष निजलिंगप्पा, मोरारजी देसाई, अतुल्य घोष और के कामराज जैसे नेता थे। वही के कामराज जो कुछ ही बरस पहले इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके थे। दूसरी तरफ थे कांग्रेस के युवा तुर्क, इसमें चंद्रशेखर, मोहन धारिया, कृष्णकांत, रामधन, अर्जुन अरोड़ा, लक्ष्मीकांत थम्मा, एम.एस. गुरुपद स्वामी जैसे नए नेता थे। ये नए लोग देश में समाजवादी नीतियों, मसलन बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राजाओं के प्रिवी पर्स की समाप्ति आदि को लागू करवाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जिक्र किया और यही राष्ट्रीयकरण वो मुद्दा था जिसमें ओल्ड गार्ड बनाम युवा तुर्क का घमासान हुआ। इस घमासान के बीच में थी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। हालांकि इंदिरा की अपनी एक छोटी सी कोठरी भी थी जिसमें इंद्र कुमार गुजराल, दिनेश सिंह और इंदिरा के प्रधान सचिव पी.एन. हक्सर जैसे कुछ लोग थे। ऐसे में संसद सत्र के दौरान एक दिन बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मुद्दे पर राज्यसभा में बहस हो रही थी। ये बहस महत्वपूर्ण थी क्योंकि इस तरह के फैसलों के जरिए इंदिरा पार्टी में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहती थी, अपना फाइनल से चाहती थी। इस बहस के दौरान सदन में कांग्रेस के नए और पुराने लोगों की राय एकदम से अलग अलग बटी दिख रही थी। उस वक्त तक इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव पी.एन. हक्सर, उन्होंने इंदिरा को कह दिया था कि युवा तुर्क अपनी जगह सही हैं, सभी बड़े प्राइवेट बैंकों का तत्काल राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, तभी बैंकिंग सेवाओं का लाभ सुदूर गांवों और दूरदराज के इलाकों तक पहुंचेगा। अकेला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस काम को करने में सक्षम नहीं। इंदिरा गांधी अपने प्रधान सचिव के तर्कों से और उसके पीछे के सियासी मंतव्यों से सहमत थी, इसलिए जब राज्यसभा में बहस चल रही थी तब वे पूरे दिन राज्यसभा में बैठी रहती। इस बहस के दरमियान ही पीछे की बेंच पर बैठे बांग्ला कांग्रेस के एक नौजवान सांसद के बोलने की बारी आई। ये कांग्रेस से अलग पार्टी थी। इस नौजवान सांसद ने राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन के पक्ष में बहुत मजबूत तर्कों के साथ अपनी बात रखी। जब सांसद ने अपना भाषण खत्म किया तब इंदिरा गांधी ने राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक यानी कि चीफ विप ओम मेहता को बुलाया और पूछा, ओम, ये लड़का कौन है? और ओम मेहता ने जवाब दिया, ये बांग्ला कांग्रेस के नए बने एमपी हैं, प्रणब कुमार मुखर्जी इनका नाम है। बाद में इंदिरा गांधी ने अपने अजीज दोस्त, कैम्ब्रिज के दिनों से फिरोज और इंदिरा के दोस्त और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज नेता राज्यसभा सांसद भूपेश गुप्त से प्रणब के बारे में पूछा। उन्होंने भी प्रणब की बहुत तारीफ की। इसके बाद प्रणब मुखर्जी की इंदिरा कोठरी में एंट्री हो गई। राज्यसभा की इस बहस के कुछ ही दिनों बाद कांग्रेस टूटी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकाल दिया गया। उन्होंने कांग्रेस रिक्विजिस्ट बनाई, कांग्रेस आर बनाई। 1971 के लोकसभा चुनाव में नेशनलाइजेशन के मुद्दे पर, राजाओं के प्रिवी पर्स के खात्मे के मुद्दे पर जीत हासिल की, गरीबी हटाओ का नारा दिया। वैसे इस गरीबी हटाओ के नारे की भी एक दिलचस्प कहानी है। हिंदी के महान कवि, मगध लिखने वाले कवि और कुछ लोगों की नज़र में इंदिरा के दरबारी कवि श्रीकांत वर्मा, उन्होंने विपक्ष के इंदिरा हटाओ के नारे की काट दी थी अपनी नेता को गरीबी हटाओ का नारा देकर। इस गरीबी हटाओ के नारे ने कांग्रेस आर को आम चुनाव में जबरदस्त सफलता दिलाई। इंदिरा एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन गई। 1972 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव आए और उससे ठीक पहले प्रणब मुखर्जी की पार्टी यानी कि बांग्ला कांग्रेस का इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर में विलय हो गया। प्रणब मुखर्जी अब कांग्रेस आर के राज्यसभा सांसद कहलाने लगे। पहले बांग्ला कांग्रेस के थे और 1974 में उनकी मंत्रिपरिषद में भी एंट्री हो गई। वित्त राज्य मंत्री बने, वित्त मंत्री भी बने इंदिरा के अगले कार्यकाल में 1982 में।
वैसे एक मजे की बात बताएं आपको, प्रणब मुखर्जी को बतौर वित्त मंत्री नेशनलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन दोनों की वकालत करनी पड़ी। वो इस देश के अकेले नेता रहे जो आर्थिक सुधारों के पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था के दौर में वित्त मंत्री रहे। 1991 में भूमंडलीकरण की नीतियों को स्वीकार किए जाने के बाद भी देश के वित्त मंत्री रहे। 1982 में जब तत्कालीन वित्त मंत्री आर वेंकटरमण को रक्षा मंत्रालय में भेजा गया, तब उनकी जगह प्रणब मुखर्जी को पहली बार वित्त मंत्री बनाया गया। और दूसरी बार वित्त मंत्री कब बनाए गए, इसकी भी दिलचस्प कहानी है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में बड़ा आतंकवादी हमला होता है। हमले के चलते एक सप्ताह तक देश की आर्थिक राजधानी पूरी तरह अस्त व्यस्त रहती है। मुंबई पुलिस, देश की अन्य सुरक्षा एजेंसियां मिलकर आतंकवादियों को मार गिराती हैं। एक आतंकवादी कसाब को जिंदा पकड़ा जाता है, लेकिन इस हमले ने कई सत्ताधारी नेताओं की कुर्सी छीनी। महाराष्ट्र के उस वक्त के मुख्यमंत्री विलास राव देशमुख ट्राइडेंट होटल, जहां आतंकवादी हमला हुआ था, वह हालात का जायजा लेने जाते हैं। उनके साथ फिल्म निर्देशक रामगोपाल वर्मा थे। इसकी इतनी आलोचना हुई कि देशमुख को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। हमले के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री थे शिवराज पाटिल। कई दफा सूट बदलकर मीडिया के सामने आए। उनके बार बार सूट बदलने के मामले ने इतना तूल पकड़ा कि उन्हें भी पद छोड़ना पड़ा। उनके पद छोड़ने के बाद एक काबिल गृह मंत्री की तलाश शुरू हुई और ये तलाश तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर जाकर पूरी हुई। चिदम्बरम गृह मंत्री बना दिए गए। वित्त मंत्रालय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने पास रख लिया। पर कुछ ही दिनों बाद यानी जनवरी 2009 में मनमोहन सिंह को अपनी बाईपास सर्जरी के लिए एम्स में दाखिल होना पड़ा। उनकी बाईपास सर्जरी हुई, सफल रही, लेकिन इस सर्जरी के चलते वो 2009 के गणतंत्र दिवस समारोह में नहीं आ सके थे। तब बतौर प्रधानमंत्री राजपथ पर परेड के दौरान उनके द्वारा निर्वाह किए जाने वाली औपचारिकताओं को उस वक्त के रक्षा मंत्री A.K. एंटनी ने निभाया था। ये अपनी तरह का इकलौता मौका था। लेकिन वित्त मंत्रालय का काम एक कोई औपचारिकता नहीं थी जिसे कोई एक दफा में निभा ले। ये एक पूर्णकालिक वित्त मंत्री की जरूरत की तरफ इशारा था और इसी के मद्देनजर विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी को वित्त मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया, जहां वो अगले 3.5 साल तक रहे। इसी मंत्रालय में रहते हुए वो सक्रिय राजनीति से विदा लेते हैं और रायसीना हिल्स यानी कि राष्ट्रपति के पद पर पहुंचते हैं। तो आपने देखा, वही प्रणब मुखर्जी नेशनलाइजेशन की वकालत करते हैं। वही प्रणब मुखर्जी बतौर वित्त मंत्री अपनी दूसरी पारी में 4 बजट भाषणों में 2009 से 12 के बीच उदारीकरण की, निजीकरण और भूमंडलीकरण की बात करते हैं। सियासत ऐसी ही होती है। आप देख रहे हैं ललन टॉप के पॉलिटिकल किस्से।